फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे जेईई एमसीक्यू का सीरीज़ जो चल रहा है उसका डे 6 में। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को 5 दिन के एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड किए हैं। आइए आज हम लोग डे 6 को शुरुआत करते हैं। डे 6 में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग अपने यूनिट 6 के एमसीक्यूज़ को, जो कि बेस्ड है हैंडलिंग क्लियरिंग चेक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर चेक अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड। तो इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है जो भी चेक अंडर CTS 2010 स्टैंडर्ड है? ऑप्शन ए है दोस्तों फील्ड प्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी थ्रेड, ऑप्शन सी है प्री फील्ड अकाउंट फील्ड, ऑप्शन डी है वाटर मार्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिक्योरिटी थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंडर CTS प्रोसेस डैश इमेज इज और आर टू बी टेकन ऑफ इच चेक। ऑप्शन ए 1 इमेज, ऑप्शन बी 2 इमेज, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 इमेज लेना होता है। 3 इमेज लेना होता है प्रत्येक चेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता है चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ बैंक? पहला, द बैंक विल टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर सेफगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर कलेक्शन। द बैंक विल कॉम्पेंसेट द कस्टमर फॉर एनी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक ऑन इट्स ऑन। The bank will not be responsible for any delay arising out of circumstance beyond its control or the control of the paying bank. D. No compensation will be paid for delay in collection of local check. तो कौन सा स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो कॉम्पेंसेशन विल बी पेड। ये गलत है दोस्तों, कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। यदि चेक के लोकल चेक के कलेक्शन में डिले होगा तो कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश हेल्ड एट ब्रांच इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर डुअल कस्टडी। इनमें से कौन सा कैश जो कि ब्रांच पे हेल्ड किया जाता है वो अंडर डुअल कस्टडी नहीं रिक्वायर होता है? कैशियर हैंड बैलेंस, नोट्स ऑफ लेस देन 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन, कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है कैशियर हैंड बैलेंस। कैशियर हैंड बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अंडर डुअल कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रॉपर इन हैंडलिंग काउंटरफीट नोट? पहला ऑप्शन, द टेलर रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड बाय हर एट द काउंटर ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ बल्क कैश ऑफ कस्टमर। काउंटरफीट नोट इज डिटेक्टेड, द कस्टमर कम एंड रिप्लेसेज इट विद जेन्युइन नोट एंड इज गिवन बैक द काउंटरफीट नोट। द टेलर डिटेक्ट अ काउंटरफीट नोट एट द काउंटर, कीप्स इट अगेंस्ट द रिसिप्ट गिवन टू द कस्टमर, द नोट इज डिस्ट्रॉयड बाय द हेड कैशियर। द काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड एट द काउंटर इज इम्पाउंडेड बाय द टेलर एंड ब्रांड इट विद काउंटरफीट स्टाम्प। बताइए दोस्तों क्या सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो काउंटरफीट नोट आपको डिटेक्ट करेगा काउंटर पे उसको टेलर इम्पाउंड करेगा और उसको ब्रांड कर देगा काउंटरफीट स्टाम्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अल्टरेशन CTS चेक में परमिटेड है यदि ऑथेंटिकेटेड किया गया है ड्रॉअर के द्वारा? नेम ऑफ पेई, अमाउंट इन वर्ड्स, डेट, नन ऑफ द अबव। दोस्तों CTS चेक में पूछा जा रहा है कि कौन सा परमिटेड है, राइट? कौन विच आर द फॉलोइंग अल्टरेशन, कौन सा अल्टरेशन परमिटेड है CTS चेक में? दोस्तों इसका सही जवाब है डेट अल्टरेशन परमिटेड है CTS चेक में यदि ड्रॉअर उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है विद रिगार्ड टू CTS 2010 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ चेक? ऑप्शन ए CTS 2010 शुड ग्लो अंडर UV लाइट, ऑप्शन बी ऑल चेक्स शुड कैरी अ स्टैंडर्डाइज वाटर मार्क, ऑप्शन सी पेंटोग्राफ विथ हिडन और इम्बेडेड कॉपी और वाइट फीचर, ऑप्शन डी बैंक लोगो शुड बी प्रिंटेड इन UV लिंक। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है कि CTS 2010 शुड ग्लो अंडर UV लाइट, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर विच सेक्शन डैश कंप्लीट माइग्रेशन टू CTS 2010 स्टैंडर्ड फॉर चेक? तो ऑप्शन ए है कि सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, सेक्शन 18 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। तो कौन सा सेक्शन है दोस्तों? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTS 2010 मैंडेट करता है कौन सा फीचर चेक में? फील्ड प्लेसमेंट इन चेक, बैंक लोगो प्रिंटेड इन इनविजिबल लिंक, CTS 2010 वाटर मार्क, ऑल ऑफ दिस। तो CTS 2010 दोस्तों मैंडेट करता है ये सभी फीचर्स को। दोस्तों आप देख सकते हैं किसी प्रकार से बहुत सारे हर एक चैप्टर से हर एक लाइन मैकमिलन बुक की हर एक लाइन से MCQ बनाया गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ही ना, कोई भी कंसेप्ट छूटे ही ना। तो इस प्रकार से ये MCQ PDF को डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक एक लाइन मैकमिलन बुक पढ़ें और क्वेश्चन मिले। यदि आप मैकमिलन बुक नहीं भी पढ़ेंगे, केवल इतना क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और दोबारा बार आप रिवाइज करेंगे तो आप निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और यदि सवाल पूछा जाएगा तो ज़्यादातर चांस रहेगा यही सब सवाल पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप डिटेल जानकारी चाहते हैं हमारे पेड प्लान का, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, जो नंबर आप स्क्रीन पे शो कर रहा है, और आप इस पेड प्लान का लाभ उठा सकते हैं। So friends, now let's discuss some MCQs based on our unit number 6 of IE and IFS, which is based on globalization impact on India। यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत में, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द राइज इन डैश अमॉन्ग द नेशन।
तो ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? राइज इन ऑप्शन है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, वेल्थ इंटीग्रेशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली राइज इन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था मिड 1980s में? तो OECD, IMF, ECB और दोस्तों UB। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों OECD। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने पॉपुलराइज किया था ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट को मिड 1980s में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है बेनिफिट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का? सो फ्रेंड्स, पहला है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र, जॉब क्रिएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कौन सा दोस्तों बेनिफिट नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। So friends, the correct answer to this question is option C, that is political stability. तो political stability ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, these are all benefits. Next question is which among the following is not a protectionism measure? Increased tariff, increased quota, नॉन टैरिफ बैरियर, इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कौन सा दोस्तों प्रोटेक्शनिज्म मेजर नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा प्रोटेक्शनिज्म मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओपनिंग एंड इंप्रूविंग द इकोनॉमी विद अदर मेजर इकोनॉमी टू टेक इट टू द इंटरनेशनल लेवल इज नोन एज। यानी दोस्तों आप इंप्रूव कर रहे हैं इकोनॉमी को, ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी को दूसरे मेजर इकोनॉमी के साथ ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके, इसे क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही जवाब है दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिसाइड किया कि हम फॉरेन गवर्नमेंट को वेव करेंगे और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को वेव करेंगे? दोस्तों इसका सही जवाब है, ऑप्शन देखते हैं 1990s, 1991, 1992, 1993। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड रूल के डील करता है अक्रॉस अमंग डिफरेंट नेशन? ओपेक, WTO, STC, UNO। करेक्ट आंसर है दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील करता है ट्रेड रूल से अमंग डिफरेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज। ये हमने पहले भी देखा है, इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो यदि आप बैरियर को रिमूव कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने रिमूव किया उसे रिमूव कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि इंश्योरिंग बेनिफिट्स टू, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन में किसे बेनिफिट दिया जाता है? लेबरर को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो सिमिलरली वी हैव लॉट मेनी MCQs बेस्ड ऑन दिस यूनिट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस MCQs। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग RBWM के यूनिट 6 को रिवाइज करते हैं, जो कि बेस्ड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यूनिट नंबर 6 ऑफ RBWM। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है? कस्टमर अलग होते हैं, कस्टमर का नीड्स अलग होता है, प्रत्येक कस्टमर का अलग सेट ऑफ नीड्स होता है फाइनेंशियल सर्विस का। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइकिल? पहला है इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट द सेल्स वॉल्यूम विल बी लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सर्विसिंग इट। इन द ग्रोथ स्टेज विच इज द सेकंड स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ द सेल्स वॉल्यूम रिमेन स्टैग्नेंट। इन द मैच्योरिटी स्टेज देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। ए का रहा है 1 ओनली, बी का रहा है दोस्तों 2 and 3 ओनली, सी का रहा है 1 and 3 ओनली, डी का रहा है 1, 2 and 3। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1 and 3, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है सेल्स वॉल्यूम लो रहता है, रेवेन्यू जो है सफिशिएंट नहीं होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर सके। और दोस्तों तीसरा में मैच्योरिटी स्टेज में ग्रोथ होता है, सेल्स वॉल्यूम पीक पे रहता है। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर का कंपोनेंट क्या क्या होता है? पहला है जेनरिक प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। ए है 1 and 4, बी है 2 and 3, सी है 1, 2 and 3, डी है 1, 2, 3 and 4। तो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर का कंपोनेंट है दोस्तों 1, 2, 3 and 4, यानी ये सभी जो है प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है रिटेल एसेट प्रोडक्ट नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है, ऑप्शन देखते हैं ऑटो लोन, टर्म डिपॉजिट, पर्सनल लोन, होम लोन। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, टर्म डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट जब से आया सेविंग बैंक में, अब RBI, देखिए कितना बेसिक से सवाल, इस तरह का सवाल आपको मिलता है दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो कंसिक्वेंट टू डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन सेविंग बैंक अकाउंट बाय RBI, नाउ बैंक कैन पे। अब बैंक कैसे पे कर सकती है? कोई भी इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर को दे सकती है किसी बैलेंस पे जो कि उसके सेविंग अकाउंट में रह रहा है सेलेक्टिव बेसिस पे। बैंक को ऑफर करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक डिपॉजिट पे 1 लाख तक का, चाहे अमाउंट कुछ भी हो उस लिमिट में। यह एप्लीकेबल है NRI सेविंग डिपॉजिट के लिए ही। और बैंक जो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकती है यदि ये चूज़ करे बिना डिस्क्रिमिनेशन का ऐसे कस्टमर को, ठीक है, ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट बैलेंस ओवर 1 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 3 and 4, 2 and 5, 2 and 4, 2 and 3। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, दैट इज़ 1, 2 and 4, यानी बैंक को ऑफर करना पड़ेगा यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट अपने सेविंग बैंक डिपॉजिट में 1 लाख तक, और 1 लाख से ऊपर में डिफरेंशियल इंटरेस्ट और डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकती है।
कौन सा स्टेप होता है दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो कि जरूरी है ताकि प्रोडक्ट के फेलियर को आप अवॉइड कर सकें? आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। तो इन सभी चीज़ों को मैंने अपने वीडियोस लेसन में बताया है कि किस को क्लियर किया है वीडियो लेसन में कि आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, आइडिया जनरेशन क्या होता है। आप वीडियो लेसन का हेल्प ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर जो दिखाया जा रहा है। तो कौन सा स्टेप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जरूरी है ताकि प्रोडक्ट फेलियर को अवॉइड कर सकें? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीन बहुत जरूरी है ताकि यू कैन अवॉइड द प्रोडक्ट फेलियर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? 2, 4, 3, 5। करेक्ट आंसर है दोस्तों 4 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कस्टमर जो है टेंडेंसी डेवलप करता है इन डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट? मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, बोथ ए एंड सी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में दोस्तों कस्टमर एक टेंडेंसी डेवलप करता है इन डिफरेंस टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो सेल्स वॉल्यूम रहेगा वो लो रहेगा और रेवेन्यू जो होगा प्रोडक्ट से सफिशिएंट नहीं होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर पाए? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एम्पैथी। करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार इसलिए बताया गया है ताकि आपका रिवाइज करते करते आपको याद हो जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सीधा आप जवाब दे पाएँ। तो यही इस आप MCQ देख सकते हो तो सफिशिएंट नंबर ऑफ MCQs है। लगभग एक चैप्टर का दोस्तों 80 से 100 MCQs है, जिससे और हर एक मैकमिलन की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन ही नहीं छूटे और आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिले दोस्तों। और लास्ट महीने में यही करना है आपको कि जितना पॉसिबल MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए। एक ही MCQ PDF को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। यदि आप MCQs चाहते हैं दोस्तों, केस स्टडीज चाहते हैं तो हमारे पेड प्लान का हेल्प ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 6 AFM को रिकॉल करते हैं। AFM के MCQs देखते हैं। पहले टॉपिक है डेप्रिसिएशन। आइए डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन? इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फेल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रो कॉस्ट। इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। और लास्ट है दोस्तों, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू क्रिएटेड ओनली बाय द यूज ऑफ द एसेट। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कि जो वैल्यू में रिडक्शन होता है एसेट को यूज करने से, वियर टीयर से, यही होता है हमारा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से डेप्रिसिएशन को नहीं चार्ज किया जाएगा? इनमें से किस चीज़ के लिए डेप्रिसिएशन को नहीं चार्ज किया जाएगा? करेक्ट प्रॉफिट को बताने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, प्रोविजन करने के लिए, और लास्ट है इंश्योरिंग अगेंस्ट द फ्यूचर इनोवेशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका ऑप्शन डी। डेप्रिसिएशन दोस्तों चार्ज किया जाता है करेक्ट प्रॉफिट बताने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए और प्रोविजन करने के लिए ताकि एसेट को रिप्लेस कर सकें, लेकिन इंश्योर करने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है अकाउंट में नहीं लिया जाता? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट का स्क्रैप वैल्यू, फिक्स एसेट का मार्केट वैल्यू ओवर द ईयर, और कितना यूजफुल ईयर है लाइफ ऑफ द एसेट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कि फिक्स्ड एसेट का जो मार्केट वैल्यू है उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है डेप्रिसिएशन के फिक्सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से डेप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज किया जाता है? जब डेप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो इसे एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, इसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। एसेट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसेट रिमेंस द सेम यदि क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है दोस्तों वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया जाता है ताकि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोविजन कर सकें, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट विल रिमेन द सेम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों ये सभी चीज़ मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं। यदि आप इनको समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, हमारा वीडियोस कोर्स का हेल्प ले सकते हैं AFM का, इन विच ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, तो नेक्स्ट है कि डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट एज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर है, डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू इन द केस ऑफ। तो बुक वैल्यू पे कब कैलकुलेट होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, डिप्लीशन मेथड। करेक्ट आंसर है दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सेकंड हैंड मशीनरी को परचेज करते हैं जिनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता ओरिजिनल कॉस्ट में? एग्रीमेंट प्राइस, रिनोवेशन और ओवरहॉलिंग बिफोर इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एंड कैरेज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी इंक्लूडेड होता है कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीनरी में। जब स्क्रैप वैल्यू इंडिकेट करता है दोस्तों डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जब स्क्रैप वैल्यू इंडिकेट किया जा रहा है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लाइफ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं आपके एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन से। तो इसी प्रकार से हमारे PDF में सारे के सारे कंसेप्ट अवेलेबल है, MCQs अवेलेबल है। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू नीड MCQs PDF फॉर इंटायर यूनिट। और दोस्तों इससे पहले जो 5 यूनिट है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोज़ का। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, डेली मैं क्विज कंडक्ट करवा रहा हूँ।
आप क्विज का हेल्प ले सकते हैं। ये फ्री क्विज है, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।